तो दो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, एक तो हमने पढ़ लिया जर्मनी का, अब इटली की बात करते हैं। इटली के यूनिफिकेशन में हम तीन लोगों के बारे में समझेंगे। पहला वाला जो है, यहाँ पे हमने ये आप पिक्चर देख सकते हो, ही इज द गिसिपी मैजिनी, दूसरा केवोर और दूसरा हमारा गैरिबल्डी। तो ये तीनों के बारे में हम समझेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। सो इटली had a very long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इटली का भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, और पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन यानी कि पॉलिटिकली इटली भी 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। पहले इटली जब यूनिफाई हुआ उसके पहले इटली वॉज बीन डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट. इटली were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Emperor. हैंसबर्ग एम्परर भी इटली के कुछ पार्ट्स में वो रूल कर रहा था, और इटली खुद भी अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट में डिवाइडेड था. सो वी कैन जस्ट से इट वाज बीन डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by the original Italian princely house. तो ये जो 7 स्टेट में डिवाइड था इटली, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट जो है सार्डिनिया पिडमोन, वही सिर्फ ओरिजिनल इटली का जो राजा था वो रूल कर रहा था. बाकी सारा कौन रूल कर रहा था? द आउटसाइडर्स. The north was under the Austrian Habsburgs. The center was ruled by the Pope. जो नॉर्थ का पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग, सेंटर में कौन रूल कर रहा था? पोप. और जो साउथ का जो पार्ट था इट वाज अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन. Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. इटली का खुद का भी कोई कॉमन लैंग्वेज जैसा नहीं था. There was many local variations, regional variations हुआ करते थे. And during 1830s, तो सबसे पहले इटली का यूनिफिकेशन हम बोल सकते हैं शुरुआत किसने की? गिसेपी मैजिनी. हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है. गिसेपी मैजिनी who just put forward अ कोहेरेंट प्रोग्राम. उसने छोटे छोटे सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिए जिसको हम यंग इटली कहते थे. सो ही इज द फर्स्ट इटालियन रिपब्लिक फ्रीडम फाइटर, यानी कि वो पहला ही था जिसने यूनिफाई करने में एक शुरुआत की थी. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गिसिपी मैजिनी. Here you can see the picture. This is of 1858 में इटली इस तरह से 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था. अभी हमने पढ़ा कि द मिडल पार्ट वाज बीन गवर्न बाय द पोप. फिर ये जो था वो किंगडम बोथ ऑफ सिसिलिया यानी बर्बन स्पेन का, फिर द नॉर्थर्न पार्ट हैम्सबर्ग वाला, ओके, एंड सार्डिनिया पिडमोन एक छोटा सा ही पार्ट है विच वाज ओरिजिनली बीन रूल्ड बाय द प्रिंस हिमसेल्फ. इटली का जो प्रिंस था वो रूल कर रहा था. तो यानी आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही पार्ट मेन जो प्रिंस था वो रूल कर रहा था, बाकी सारा ये जो पूरा इटली का पार्ट है इट वाज बीन रूल्ड बाय द अदर पीपल. सो ये पूरा कन्वर्ट हुआ इटली आफ्टर यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन के बाद इटली ऐसा दिख रहा है. ये जो आपको सेकंड पिक्चर दिख रहा है तो वो इटली ऐसा दिखना शुरू हो गया आफ्टर द यूनिफिकेशन. So the failure of the revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on the Sardinia Piedmont. यानी कि फेलियर, ये फेलियर किसके फेलियर की बात हो रही है? गिसिपी मैजिनी. तो उसके फेलियर, थोड़ा बहुत फेलियर ही कह सकते हैं. तो उसकी वजह से सारा जो भी था वो किस पे अब जिम्मेदारी आ गई? तो सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था, और वो राजा का नाम क्या था? King Victor Emile II. So he was given the responsibility to unify the Italian state through war. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. तो जो एलाइट पीपल थे उनके लिए इटली का यूनिफिकेशन का मतलब क्या था? कि इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी और पॉलिटिकल थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी. तो इस यूनिफिकेशन में जो दूसरा जो व्यक्ति था जिसने हेल्प किया, ही वाज द चीफ मिनिस्टर केवोर. हमने वहां पे पिक्चर भी देखा था पहले वाली स्लाइड में. केवोर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat.
हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने थोड़ा चाणक्य जैसा काम किया है कि वो एक रिवॉल्यूशनरी नहीं था, वो लड़ाई करने नहीं जाता था, बट ही वॉज क्वाइट डिप्लोमेटिक एंड थ्रू द टेकफुल डिप्लोमेटिक अलायंसेस, और उसने जो फ्रांस के साथ जो संधि हुई थी उसमें उसने बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में सार्डिना पिडमोन को सक्सेसफुली उसमें ही बिकेम द ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस थे 1859 में, उसको डिफीट कर दिया है। यानी केवोर वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड इन अ टेक्टफुल वे ही ट्राइड टू हैव पावर ऑन द ऑस्ट्रेलियन फोर्स। दूसरा तीसरा व्यक्ति है दैट इज द गैरीबल्डी। गैरीबल्डी ऑल्सो ज्वाइन द फ्रे, उसने भी ज्वाइन किया ये रिवॉल्यूशन को, एंड इन 1830 दे मार्च द साउथ इटली, साउथ इटली पे उन्होंने लड़ाई की और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलिया था उसको हरा दिया, एंड इन सक्सीडेड ही विनिंग द लोकल, और लोकल पीजन से उनकी मदद लेके उसने स्पेनिश राजा को वहां से हटा दिया। एंड फाइनली 1861 में विक्टर एम्यूल टू वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में ही वॉज बीन प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, उसको बना दिया गया। यू कैन सी हियर ये गैरीबल्डी है और ये राजा है। तो गैरीबल्डी ही जस्ट ट्राई टू से कि भाई इटली का राजा तुम ही हो, वो समझा रहा है उसको या बता रहा है विक्टर एम्यूनल टू को कि भाई तुम ही हो एंड यू शुड बी द किंग ऑफ द होल इटली। So with this, we completed two main points, the unification of Germany and the unification of Italy. अब तीसरा हमारा आता है दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। बहुत ही इजी है उसको समझना। ये प्रेजेंट आप ब्रिटेन का देख सकते हो मैप, और ये बस इसको दो स्टेप समझने के हैं कि पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों एक हो जाते हैं, उसके बाद दोनों एक हो जाके क्या बनते हैं, ओरिजिनल यूनियन फ्लैग, और फिर आयरलैंड उसमें ज्वाइंट हो जाता है और बाद में ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। So the strange case of Britain, ये बहुत easy है समझने में, it is not so complicated as the unification of Germany and Italy. Britain, just you have to remember 2 years, 1707 में क्या हुआ और दूसरा 1801 में. Now the model of nation or the nation state, some scholars have argued, is the Great Britain. तो कुछ scholars ऐसा मानते हैं कि भाई नेशन का जो मॉडल है या तो नेशनलिज्म की वजह से जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है, यू कैन गेट अ परफेक्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो इसका भी एक लंबा प्रोसेस है, आप देख ही सकते हो। 1707 में एक होती है घटना और दूसरी 1801 में। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देर वॉज नो ब्रिटिश प्रायर इन टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन जैसा कुछ भी नहीं था। अब 1701 में क्या होता है, विद द एक्ट ऑफ यूनियन, देयर वाज अ एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ट्रीटी होती है एंड दैट रिजल्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। विच इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड पे पूरा पूरा इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, और इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट की चल रही थी एंड इट वाज बीन डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। यानी कि स्कॉटिश पीपल स्कॉटलैंड के कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा था एंड दे वर बीन डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। सो दिस हैपेंड इन 1707। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ एक ट्रीटी की साइन की, या तो उसके अंदर में इसके दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बट फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटिंग एवरीथिंग। अब 1801 में क्या होता है, आयरलैंड ड्यूरिंग दैट टाइम आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ग्रुप्स आमने सामने थे, मीन्स दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। तो इंग्लिश पीपल्स ने क्या किया, दे हेल्प द प्रोटेस्टेंट इन आयरलैंड। आयरलैंड में जो भी प्रोटेस्टेंट लोग थे उनको हेल्प किया और कैथोलिक्स लोगों को हरा दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आयरलैंड वाज आल्सो मर्ज इन द यूनाइटेड किंगडम। So Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. And then afterwards, ये जो नया ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बना तो उसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम भी उन्हीं का था, इंग्लिश वॉज बीन कंसिडर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज, एंड
were actively promoted and the older national survivors, जो उसमें स्कॉटलैंड आयरलैंड का कुछ भी उसमें अस्तित्व नहीं रहा, and only as the subordinate partners की तरह they became as a part of a union. So the strange case of Britain, it is very simple to understand. बस इसमें आपको 2 साल याद रखने हैं, एक 1707 में जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाता है, और 1801 में जब आयरलैंड भी उसमें ज्वाइंट हो जाता है. Our next point is visualizing the nation. तो टू विजुअलाइज यानी कि इमेजिन करना. जैसे भारत माता, भारत इंडिया को इमेजिन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? भारत माता. सिमिलरली इट हैपन इन फ्रांस एंड Germany. While it was easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, in other words, artists represented country. तो artists लोग country को कैसे represent करते थे? With a person. और उसमें भी they portrayed it as a female figure, because the female figures and it become a allegory of the nation. तो वो एक पर्यायवाची या तो एक allegory बन गया nation के लिए, a symbol of nation. During the French Revolution, artists ने female allegory portrait की, and which had the ideas of liberty, justice and republic. In France, she was being Christianized. उसको फिर नाम भी दिया गया वो female figure को Mariani, and a popular, which is a popular Christian name, and which underline the idea of people's nation. तो वो किस आइडिया को रिप्रेजेंट करती थी? तो people's nation. Similarly, Germania became the allegory of German nation. German nation का यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है. They idealize their national feeling with the allegory of Germania. इन विजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स जर्मेनिया वो, तो अगर देखा जाए, आप अगर पिक्चर भी देख रहे हो तो जर्मेनिया ने क्या पहना हुआ है? अ क्राउन ऑफ ओक ट्रीज, एज ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. तो ओक क्या रिप्रेजेंट करता है? हीरोइज्म को. और ये जो फिगर है जर्मेनिया फीमेल फिगर, तो उसने पहना भी क्या है? द क्राउन ऑफ ओक ट्री. यू कैन सी हियर. Our last topic is imperialism. अब नेशनलिज्म तो 1870s आते आते नेशनलिज्म की आइडिया तो काफी फैल गई, उसकी वजह से तो नेशंस भी बन गए, और उसी में से अब आता है इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. तो यहाँ पे से पहले समझ लो कि 1871 में बाल्कन्स इस तरह से था, और 1878 में, यानी कि वो इट वाज बीन कंट्रोल मोस्टली बाय द ऑटोमन एम्परर, और धीरे धीरे फिर वो थोड़ा बहुत वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर अबाउट दिस. नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये कहा जाता है कि नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद. यानी कि सबके खुद के नेशंस तो बन गए, पर नेशंस बनने के बाद लोगों में अब इच्छा जागी कि भाई आसपास जो नेबर है उनको भी हमारे अंदर इन्वॉल्व कर दो. तो ये जो वृत्ति है या ये जो आइडिया है उसको हम क्या बोलेंगे? इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, यानी कि अपना साम्राज्य बढ़ाना. तो हम कह सकते हैं इंपीरियलिज्म वॉज born फ्रॉम नेशनलिज्म. So by the last quarter of the 19th century का जो last 25 years थे, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic settlement. हमने शुरुआत कब से हुई थी हमारी? 1789, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. तो 1875 आते आते ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था ना, वो धीरे धीरे क्या हो गया? वो उसका जो आइडिया था लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, एंड बिकेम अ नैरो क्रीड. तो अब वो एक किस में बदल रहा था? क्रीड विद लिमिटेड, यानी कि लोग अपना स्वार्थ देखना लोगों ने शुरू कर दिया. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was in the area called the Balkans. तो ये जो एरिया था ना बाल्कन्स में, उसकी हमें इसकी असर दिख रही है. तो पहले बाल्कन रीजन क्या है उसको समझते हैं. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation. तो एक ऐसा रीजन है जो जोग्राफिकली और एथनिक यानी कि अलग अलग भाषा के लोग वहां पे रहते थे, और वो सभी जो लोग थे उनको क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज स्लेव्स. तो ये सारे अलग अलग नाम आप देख लो. तो ये सारे
वहां पे देवर वो बाल्कन्स के पार्ट थे उस समय. A large part of Balkans was under the control of Ottoman Emperor. और बहुत सारा बड़ा वाला हिस्सा किसके अंडर में था? तो Ottoman Emperor. One by one, its European subjects nationalites broke away from its control and declared independence. यानी Ottoman Empire से one by one है ना, countries अलग अलग अपना nations countries अलग हो रही थी और अपना nations बनाना शुरू कर दिया था. The Balkan area became an era of intense conflict. The Balkan states were jealous of each other. अब बाल्कन स्टेट्स में क्या हुआ, छोटी छोटी अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज बनना शुरू हो गई, तो सभी कंट्रीज एक दूसरे के लिए कौन सी फीलिंग आना शुरू हो गई, जेलसी की. एंड ईच होप, और सब लोग क्या इच्छा करते थे कि उनकी जो टेरिटरी है ना उसको थोड़ा एक्सपांड कर दे, मीन्स के आजू बाजू का छोटे मोटे नेबरिंग कंट्रीज है तो उसको अंदर अपने अंडर में ले ले ताकि उनकी कंट्री बढ़ जाए. सो बट द आइडिया दैट सोशलिस्ट शुड बी society should be organized into nation state came to be accepted as natural and यूनिवर्सल. पर ये जो आइडिया है ना नेशनल स्टेट्स का, वो बहुत ही एक्सेप्टेबल है, बहुत ही नेचुरल और यूनिवर्सल वे में आया है. दूसरा, ये बाल्कन स्टेट्स को जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी जैसे रशिया फिर जर्मनी, ये लोग अपने अंडर में करना चाहते, तो इट वाज अ प्लेस वेयर, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी और जो आजू बाजू बड़े बड़े जो कंट्रीज थे जैसे रशिया है, जर्मनी है, इटली है, they want to have power on this Balkan state. So that's why it was considered as a great tension, and this was the reason why First World War occurred. तो यहाँ पे हम एक थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पे सीड्स बोई जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. दिस वाज द रीजन व्हाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. तो यानी पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया. सबसे पहले शुरुआत की व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की वजह से क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ब्रिटेन का केस पढ़ा, एंड फाइनली द बाल्कन रीजन्स. Thank you. I hope you would be able to understand the chapter well. And if you like my video, please like, share and subscribe, and definitely give me some comments.